what we did in this class. We just discussed what we just discussed under, we are discussing, not discuss, we are discussing understanding prose. और उस अंडरस्टैंडिंग प्रोज में सबसे पहला पॉइंट चुना गया कि व्हाट इज एसे. यू टोल्ड मी द वर्ड एसे केम फ्रॉम द वर्ड एसाई. जो एसे है वह फ्रेंच वर्ड एसाई से आया हुआ, जिसका मतलब क्या होता है, मेक एन अटेम्प्ट टू राइट समथिंग, कुछ चीज लिखने का प्रयास करना. यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. दूसरा चीज, दुनिया में ऐसे लिखने की सबसे पहली शुरुआत जो हुआ है वह फ्रांस के एसेइस्ट मॉन्टेन ने किया है. MONTAIGNA. उन्होंने जो ऐसे लिखा उसको उन्होंने अपना उस कलेक्शन ऑफ ऐसे को नाम ही उन्होंने एसाई दिया. और उस एसआई में उन्होंने क्या किया, सेल्फ रिविलेशन किया, अपने जीवन से संबंधित, उनके जो मित्र थे, जो उनके नातेदार रिश्तेदार थे, उनके जीवन से संबंधित चीजों का खुलासा किया. तो उनका जो ऐसे रहा है वह क्या था, पर्सनल ऐसे था, जिसको आप इनफॉर्मल ऐसे कह सकते हैं. लेकिन दुनिया में ऐसे लिखने की शुरुआत फ्रांस से होती है, मॉन्टेन करते हैं. बाद में आप देखते हैं कि जब आप इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड में जो ऐसे आता है वो क्रेडिट फ्रांसिस बेकन को दिया जाता है. फ्रांसिस बेकन एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं. एलिजाबेथन एज की जो डेट है 1558 से 1603 ईस्वी है. और जो फ्रांसिस बेकन थे वह जो है बहुत ही पॉपुलर एसेइस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज के थे. उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स में एडमंड स्पेंसर बड़े पोएट हैं, शेक्सपियर बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, सर फिलिप सिडनी क्रिटिक भी थे और सोनेटियर भी थे. अब हमें जो बात करनी है वो केवल किसको लेके बात करनी है, बेकन को लेकर के बात करनी है. व्हेन आई टॉक अबाउट बेकन, यू विल कम टू नो कि बेकन ने टोटल जो है 58 एसेज लिखे हुए हैं. कितने एसेज लिखे हुए हैं, 58 एसेज. बेकन की ये जो एसेज हैं ये 1597 में, 1612 में, 1625 में पब्लिश होता है. 3 डेट में आता है. 58 एसेज अचानक नहीं आ जाता. पहली बार 1597 में, फिर दोबारा 1612 में, फिर दोबारा 1625 में पब्लिश होता है. 1597 में 38 ऐसे आता है, 1612 में 10 एसेज आता है, और 1625 में 16 फिर 10 एसेज आता है. 1597, 1612 और 1625. अब तीसरा पॉइंट ये होता है कि बेकन का जो एसे है वह क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल. आपने बताया कि फॉर्मल एसे है. फॉर्मल एसे को हम आर्टिकल भी कहते हैं. आर्टिकल एक ऐसा एसे होता है जिसमें किसी टॉपिक को लेकर के ऑथर बिल्कुल न्यूट्रल और इम्पार्शियल होकर के उस पर बात करता है, और उसका एक उस पर वाइड नॉलेज होता है और फुल अथॉरिटी के साथ लिखता है. वह उसमें अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में या किसी और को लेकर के उसमें चीजों को शेयर नहीं करता, बल्कि वह क्या करता है, वह वह अपनी चीज को लेके बात नहीं करता, बल्कि उसी टॉपिक को लेकर की बात करेगा जो टॉपिक जनरली सबके लिए फायदेमंद है. तो यह एक खासियत हम देखते हैं, और यह खासियत हम किसमें देखते हैं, यह खासियत हम बेकन में देखते हैं. दूसरा सबसे बड़ा चीज ये है कि बेकन ने अपने एसेस को स्कैट उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, दैट वाज द डिस्पर्स्ड मेडिटेशन. और बेकन को अलेक्जेंडर पोप ने द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा. जहां तक बेकन के एसेस की बात है उसमें आप ऑफ स्टडीज, ऑफ रिवेंज, और साथ ही साथ यू फाइंड सम अदर पॉइंट्स ऑफ मैरिज, ऑफ प्रिंसेस, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड. उनके ऐसे की कुछ कॉमन खासियत है जो मैं क्वेश्चन के रूप में अभी यहाँ नहीं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं उसको बता दे रहा हूँ. वो कौन कौन सी खासियत रही है. एक तो प्रैक्टिकल विजडम, व्यवहारिक ज्ञान था. दूसरा चीज एफोरिस्टिक स्टाइल. एफोरिस्टिक स्टाइल का मतलब कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहना, ज्ञान गागर में सागर बनना. एफोरिस्टिक स्टाइल के अलावा मैंने एक पॉइंट आपको क्या बताया, आई जस्ट टोल्ड यू अनदर पॉइंट, दैट वाज व्हाट, कि विद एफोरिस्टिक स्टाइल यू फाइंड व्हाट, प्रैक्टिकल विजडम. उन्होंने जो सेंटेंस यूज किए हैं वो एपिग्रामेटिक सेंटेंस है. एपिग्राम, एपिग्राम क्या होता है, शॉर्ट और पिथी स्टेटमेंट होता है, इनडायरेक्ट सेइंग होता है, जिसमें बहुत सारे सेंस निकलते हैं. और इसके अलावा वो लैटिन कोटेशंस उन्होंने यूज किया है. प्रैक्टिकल विजडम की वो सारी बातें करते हैं. तो दीज थिंग्स वी फाइंड दीज थिंग्स इन दिस वे. यू कम टू नो कि इन सब चीजों को हम कवर करते हैं या इन सब चीजों को हम पाते हैं. लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट.
एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक चीज ये है कि वेन एवर वी टॉक अबाउट बेकन, तो इसका मतलब ये है कि वह अपने में, अगर मैं कहूँ कि ही वॉज मसीहा ऑफ इंग्लिश एसे, तो देर इज नो एग्जैजरेशन और हाइपरबोले, because he not only started to write essay but he established it। मेरे शब्दों पे ध्यान रखिएगा, उन्होंने केवल एसे को लिखना ही नहीं शुरू किया, बल्कि उन्होंने एसे को इस्टेब्लिश किया। कि ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल एसे को लिखना शुरू किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एसे को इस्टेब्लिश किया है। यह एक दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि उनका अपना जो रोल है वो बहुत बड़ा है। बाकी आर्केइक वर्ड्स है, लैटिन कोटेशंस है, ये सब उनके ऐसे की खासियत है। ऑलरेडी यू हैव रेड कि कैसे आप स्टडीज में उन्होंने स्टडीज की मेरिट और डिमेरिट को बताया कि स्टडीज आर फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। some books should be read, some books should be digested or chewed, and some other things he uses। दूसरा चीज उन्होंने आप रिवेंज को लेके कहा, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। तो इन दिस वे यू कम टू नो अबाउट दो लोगों के बारे में, मॉन्टेन के बारे में हम लोगों ने जाना, और किसके बारे में हम लोगों ने जाना, फ्रांसिस बेकन के बारे में हम लोगों ने जाना। और ज्यादातर आप देखेंगे, कभी भी अगर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे, यही सारी चीजें पूछी गई है। इसके अलावा उन्होंने दो किताब लिखा था, मैंने आपको नाम लिखवाया था, कैन यू टेल मी उनकी दो किताबों का नाम? या दैट्स गुड, दैट्स गुड। अनदर बुक, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। बेकन रोट टू रिमार्केबल बुक्स, एक तो नोवम आर्गेनम, दूसरा एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। आई होप अगर आप इतना कवर कर लेते हैं उनकी इन दो किताबों को, वो दो किताबें कौन सी रही हैं, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग एंड नोवम आर्गेनम, तो यह चीजें काफी बेटर होंगी। जो नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विद यू, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये चीज है कि वेन एवर you talk about Bacon, whenever you talk about Montaigne, so you can't leave a particular writer that was not a established writer, he was a translator, जॉन वाइक्लिफ। जो जॉन वाइक्लिफ है वो किसके कंटेम्परेरी थे? या चौसर के। गुड, जॉन वाइक्लिफ वाज द कंटेम्परेरी ऑफ चौसर। सेकेंड पॉइंट आई वांट टू नो कि आफ्टर गेटिंग दिस पॉइंट कि ही वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ चौसर, तो जो चौसर का टाइम है या जॉन वाइक्लिफ का जो टाइम है, वो जो एज है, एज आप चौसर से बिलोंग करते हैं, एज आप चौसर का डेट क्या रहा? या जो क्वेश्चन मैंने पूछा कि जो क्वेश्चन मैंने पूछा कि एज ऑफ चौसर की डेट क्या है, तो दिनेश जी ने, शिवपाल जी ने बताया कि 1340 से लेकर के आपका 1400 तक, ना 1340 बट 1350 को लेकर के जो है 1350 से लेके 1400 ईस्वी तक का उन्होंने डेट को बताया है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आता है कि जब आप जॉन वाइक्लिफ की बात करते हैं, तो जॉन वाइक्लिफ क्यों फेमस है? जी। 1350 से नहीं, चौसर का मतलब कि जब आप इंडिविजुअली चौसर की बात करेंगे तो चौसर वाज बॉर्न इन 1340, दैट इज अनदर डेट। लेकिन एज आप चौसर का मतलब कि वो 1350 से। सो व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाट, व्हेन यू टॉक अबाउट कि फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जॉन वाइक्लिफ है। जॉन वाइक्लिफ ट्रांसलेटेड द बाइबल फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश विच ईयर? 1382। 1382, 1382 ईस्वी में उन्होंने किया था। ही स्टार्टेड अ मूवमेंट, जो उन्होंने मूवमेंट शुरू किया था उसका क्या नाम? लोलार्ड मूवमेंट। दैट्स गुड, नाइस, यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो उसको क्या उन्होंने कहा था? उसको लोलार्ड मूवमेंट कहा गया था। इफ एनीवन आस्क यू कि हु वर लोलार्ड्स, लोलार्ड्स कौन थे, तो व्हाट विल बी द आंसर? फॉलोवर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ। फॉलोवर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ के फॉलोवर्स को हम क्या कहते हैं? जॉन वाइक्लिफ के फॉलोवर्स को हम लोलार्ड कहते हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट इन इंग्लैंड, द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट ऑफ इंग्लैंड? जॉन वाइक्लिफ।
पहले प्रोटेस्टेंट थे जिन्होंने विरोध किया था किस चीज का, जो एक इस्टेब्लिश्ड कैथोलिक या जो उसका रिलीजियस नाम था उसका उन्होंने विरोध किया था। तो वह जो है क्या थे, वह एक तरह से वो थे। तो एक पॉइंट ये भी हमें ध्यान में रखना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच आई हैव टू कीप इन माई माइंड या इन योर माइंड is what that is we should go with the point. Ultimately he is also known as morning star of reformation. Morning star of reformation, John Wycliffe. Yeah, can you define कि reformation क्या है? What is the reform? Yeah, that's good. The Reformation was the religious movement, and with Reformation you will come to know Reformation के साथ साथ रेनेशा भी शुरू हुआ था। Renaissance was an intellectual movement while Reformation is a religious movement. एक तरह से जो धार्मिक धर्म में जो सुधार लाने का जो आंदोलन चलाया गया वह क्या था, वह आपका जो है रिफॉर्मेशन था। और जो एक बौद्धिक सुधार की बात की गई वह आपका क्या था, वह आपका रेनेसा था। इट वाज एन इंटेलेक्चुअल मूव, इट वाज एन इंटेलेक्चुअल मूव। आई थिंक यू गॉट इट। किसी को कोई प्रॉब्लम इतने जो अभी तक बात की गई है? शिवा मैडम, अपर्णा, शिवांगी मैडम, शिवांगी वाजपेयी, त्रिशा। Yeah, he is known the first Protestant, first Protestant. नीलम मैडम। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं लिखी गई है, बताया जा रहा है। ऐसा नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। ये जो चीजें हैं, अगर आपको याद होगा कि मैंने एक दो लेक्चर दिया हुआ था। एक लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको याद होगा जितने इम्पोर्टेंट वर्क रहे हैं, जितने इम्पोर्टेंट वर्क, उसका मैंने एक लिस्ट बनवाया था। या हाँ, प्रोज राइटर्स एंड देयर वर्क। और जो आप ये बात सोच रही होंगी कि फर्स्ट प्रोटेस्टेंट वगैरह, इसकी जो बात कह रही हैं, ये सारी बातें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का हिस्सा है। जब जॉन वाइक्लिफ को पढ़ाया गया था तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, रिनेशा, ये सारी चीजें जॉन वाइक्लिफ के साथ डिस्कस किया गया था। हो सकता है आपने उस क्लास को ना अटेंड किया हो। बाकी जो है ये उन्हीं सारे लोगों को उठाया जा रहा है जो केवल प्रोज राइटर है। यहाँ पे कहीं से नहीं उठाया गया कि कोई भी ऐसे राइटर को नहीं उठाया गया जैसे उनके समय के चौसर है। मैं चौसर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैंने मॉन्टेन से पूछा। मॉन्टेन से रिलेटेड जितनी बातें बताई गई हैं वो सब का सब उसमें है। मॉन्टेन के बाद मैंने बेकन को लेके पूछा, बेकन से रिलेटेड जितनी बातें बताई गई हैं वो सब जो है मेरे नोट्स में है, मैंने बताया था। अभी मैंने जो शुरू किया है वो किसको लेकर के शुरू किया हुआ है, जॉन वाइक्लिफ को। जॉन वाइक्लिफ से रिलेटेड लोलार्ड मूवमेंट पर भी बात हुई थी। जॉन वाइक्लिफ से रिलेटेड आपको ये भी बात हुई थी कि फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कब उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया है। ये सारी बातें आपको केवल एक क्वेश्चन यही थोड़ा सा हो सकता है बीच में आपकी क्लास मिस हो गई हो। बाकी जितना भी एक भी पॉइंट, मतलब आप ये समझिए कि वो समझिए कि ऐसा है कि वो सब रटा रटाया जो भी पॉइंट पूछा जा रहा है वो सब रटे रटाए हैं। उसमें से मैं तो इवन आई हैव नॉट ओपन एनी बुक की। अगर मुझे मैंने बुक भी खोला होता तो मुझे डाउट होता कि मैं अलग से कुछ पूछ रहा हूँ। नो, नॉट एट ऑल। हाँ, तो ऐसा नहीं है। हाँ, क्लास मिस हुई होगी मैडम, बाकी एक भी पॉइंट कहीं से भी कोई अलग से चीजें नहीं। ये जरूर है कि अगर लेक्चर दिया जा रहा है तो उसमें जो है चीजें और आपको बढ़ा करके बता दी जा रही होंगी, लेकिन यह है कि उसमें कुछ पॉइंट अलग। नाउ द नेक्स्ट। जी।
नहीं वो, हाँ, यू डिड नॉट अटेंड, वो चीज जो है वहां पे अवेलेबल, यूट्यूब पे अवेलेबल। वो यूट्यूब पे, नहीं, दैट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड दैट्स इवन अवेलेबल ऑन टीचमेंट ऐप, डेट वाइज अवेलेबल है। आप लोगों को आप लोगों को टीचमेंट ऐप का लेक्चर जो शाम को अभी ये लोग अटेंड किए हुए हैं, उन्हें टीचमेंट का लेक्चर 8 अप्रैल से लगातार कवर करना चाहिए। मैं उसके पीछे का बात नहीं कर रहा हूँ, 8 अप्रैल को पहली क्लास हुई है। 8 अप्रैल से लगातार टीचमेंट ऐप पे सारे लेक्चर, उसके पहले के भी अपलोड है, लेकिन अगर आप पहले के नहीं देखना चाहते हैं तो 8 अप्रैल से टॉपिक वाइज लोड है और डेट वाइज अपलोड है। Now the next point which I want to ask you, that is what, that is when we you talk about these writers, और इन सब को लेकर के तो सीधे हमें जो बात करना चाहिए, कुछ प्रोज रोमांस आए थे जिसका मैंने जिक्र किया था, जो कि प्रोज राइटर्स एंड देयर वर्क। आर्केडिया किसका है? सर फिलिप सिडनी। रोजालिन किसका है? थॉमस लॉज का रोजालिन, सर फिलिप सिडनी का आर्केडिया। ये सब के सब क्या है, दोनों के दोनों प्रोज रोमांस है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डी आर्थर किसका है? मैलोरी का मॉर्ड डी आर्थर। ये प्रोज वर्क का नहीं, मैं प्रोज वर्क में ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक अलग से क्वेश्चन ऐसी में पूछा हुआ हूँ जिसका मैंने जिक्र पहले किया था। यह एक इंपॉर्टेंट वर्क है, मैलोरीज मॉर्ड डी आर्थर। लेकिन अभी मॉर्ड डी आर्थर का जिक्र कल मैंने किया था, अगर आपको याद होगा, जब मैं नावल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि आर्थर, जो किंग आर्थर थे, उनसे रिलेटेड तमाम कहानियां, तमाम चीजें बताई गई। तो उन्हीं में से एक वर्क, और एक किसने शुरू किया था, टॉमस मैलोरी ने, टॉमस मैलोरी का मॉर डी आर्थर। तो इसका मैं नहीं कहता कि इसका रिलेशन प्रो से, नो नॉट एट ऑल। दो चीज आप मुझे और बताइए जो मैं जानना चाहूंगा। एक हिस्ट्री के पेजेस में एक बड़ी घटना घटित हुई थी, पीजेंट रिवोल्ट, किस डेट में हुआ? नो, या दैट्स गुड। चौसर के समय में 1381 में पीजेंट रिवोल्ट हुआ था। पीजेंट रिवोल्ट 1381 में, 1381 ईस्वी में पीजेंट रिवोल्ट हुआ था। ब्लैक डेथ कब हुआ था? जो ब्लैक डेथ है वो 1348 में हुआ था, यह भी चासर के समय हुआ था। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ पर हैं अभी जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, कुछ डेट जिसका मैं पूछ रहा हूँ, कुछ किताबों का नाम जो मैं ऑलरेडी इतना ठहर के पूछ रहा हूँ कि अगर आपने उन चीजों को नहीं भी, किसी का अगर छूटा होगा, नहीं लिखा होगा, तो बहुत आसानी से इन सब चीजों को नोट कर सकता है। मैं बहुत फास्ट नहीं चल रहा हूँ। पीजेंट रिवोल्ट 1381 मैंने बताया, ब्लैक डेथ मैंने 1348 बताया। ये सारी चीजें कब हुई है? चौसर के समय हुई है। नार्मन वार कब हुआ था? 1066 या 1066, या नॉर्मन वार 1066 ईस्वी में हुआ था। यह दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, या दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो आपको समझना जरूरी है। आफ्टर गेटिंग these things, I would like to tell you some other important points. And what are that? Number one, when you talk about Norman War, when you talk about peasant revolt, when you talk about Black Death, उसके अलावा भी कुछ और चीजें प्रोज में रही हैं। जब आप रेस्टोरेश सॉरी, खास करके एज ऑफ मिल्टन में जाते हैं, तो एज ऑफ मिल्टन में जॉन मिल्टन रोट अ ब्यूटीफुल प्रोज वर्क। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट वर्क? एरियोपैजिटिका। 1644 में एरियोपैजिटिका जॉन मिल्टन ने लिखा था, जो 1644 ईस्वी में आई थी। या आफ्टर गिविंग आंसर प्लीज म्यूट, बिकॉज द होल सेशन इज गोइंग टू बी रिकॉर्ड, इट्स रिकॉर्डिंग। तो जो
आपका एरियोपैजिटिका है वह मिल्टन का प्रोज वर्क है और यह 1644 ईस्वी में आया था। और यह जो वर्क था फ्रीडम के प्रेस की फ्रीडम को लेकर के आया था। जस्ट आई वांट टू नो कि प्रेस पर बैन कब किया गया था, प्रेस को बैन कब किया गया था? इज इट 18 या 16? ओ माय, 1643। 16 16 पहले पहले मेरी बात, लेट मी कंप्लीट। 1643 में प्रेस को बैन किया गया था, 1642 में थिएटर को बैन किया गया था, और जब प्रेस को 1643 में बैन कर दिया गया था तो उसी के खिलाफ मिल्टन ने एरियोपैजिटिका 1644 में लिखा है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि 1642 में क्या चीज बैन किया जाता है? 1642 में थिएटर वाज बैन। 1643 में प्रेस वाज सेंसरशिप्ड। 1644 ईस्वी में आपका क्या चीज आता है? एरियोपैजिटिका आती है, जो प्रेस की फ्रीडम को लेकर के बात करती है। दूसरा एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि जब ये सब घटना घटित हो रही थी तो उस समय इंग्लैंड के राजा कौन थे? या, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चार्ल्स फर्स्ट। एंड व्हेन चार्ल्स फर्स्ट वाज assassinated? 1649। 1649 ईस्वी में चार्ल्स फर्स्ट को एसासिनेट किया गया, तो उनकी हत्या की गई थी। तो जब भी आप मिल्टन को पढ़ेंगे तो मिल्टन का 1644 में एरियोपैजिटिका का आना क्यों आया? ताकि प्रेस को फ्री किया जा सके, फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके। प्रेस पर बैन कब लगाया गया था? 1643 ईस्वी में। 1642 ईस्वी में और किस पर बैन लगाया गया था? 1642 ईस्वी में थिएटर पर बैन लगाया गया था। इंग्लैंड में सिविल वार की शुरुआत कब से होती है? इंग्लैंड में सिविल वार की शुरुआत 1642 ईस्वी से होती है, बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट। उस समय के जो राजा थे चार्ल्स फर्स्ट थे, जिनकी हत्या 1649 ईस्वी में कर दी जाती है। और फिर उसके बाद इंग्लैंड का पूरा निजाम ओलिवर क्रॉमवेल के हाथ में आ जाता है। तो ये जो हम लोगों ने बात किया हुआ, एक इसको लेकर के, जॉन मिल्टन को लेकर के और उनके समय को लेकर हम लोगों ने बात किया। जस्ट आई वांट टू नो अबाउट कि मिल्टन को इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा भी कहा जाता है। मिल्टन को बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट भी कहा जाता है। मिल्टन को लेडी ऑफ क्रिस्ट भी कहा जाता है। ये तीन वर्ड, इसके आगे मैं और कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैंने तीन चीजें बताई हैं कि मिल्टन को बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट कहा जाता है। क्यों? या ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, क्योंकि उनको म्यूजिक का बहुत शौक था, और म्यूजिक जो है एलिजाबेथन लिटरेचर की एक बहुत बड़ी खासियत है, या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स रही है। उनको लेडी ऑफ, हाँ, और इनका अलावा जो है आप ये देखेंगे कि जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्रिस्ट इसलिए कहा जाता है, एक तो इनका वुमेनिस्ट नेचर, और साथ ही साथ करली हेयर, और कहीं ना कहीं इन्होंने जीसस क्रिस्ट को लेकर के बहुत ज्यादा पोयम वगैरह लिखा जब इवन ही वाज डूइंग द ग्रेजुएशन। तो ये चीजें, बाकी आपको ये भी पता है कि उनको क्या कहा जाता है? उनको इवनिंग स्टार ऑफ रेनेशा कहा जाता है। मिल्टन के कंटेम्परेरी जॉन बनियान रहे। जॉन बनियान का कोई बड़ा वर्क आप बताइए। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। यस, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को प्रोज बाय, इट इज नोन एज द प्रोज ऑफ द बाइबल ऑफ प्रोज। द बाइबल ऑफ प्रोज, ये मैंने उस दिन लिखवाया हुआ था, एक कॉमन से पॉइंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेस्टोरेशन एज के, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ टू डायरिस्ट? सैमुअल सैमुअल पेपिस एंड जॉन एवलिन, या एग्जैक्टली।
सैमुअल पेपिस और जॉन एवलिन ये दो डायरिस्ट हैं जो किस एज के रहे हैं, रेस्टोरेशन एज के रहे हैं। रेस्टोरेशन एज की डेट कब से कब तक है? 1660 से 1700। उस एज का सबसे बड़ा पोएट कौन है? जॉन डाइड। तो मैं इतने समय ये रिस्पांस जानना चाहता हूँ कि जितना क्वेश्चन मैंने पूछा किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सैमुअल पेपिस। Pepiys। Pepiys। नाउ द सेकेंड थिंग, किसी को कोई प्रॉब्लम? अपर्णा? सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एंड रिमेंबर दैट कि आफ्टर टेकिंग दीज टू डायरीज, इन दोनों डायरीज ने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डायरी है वह डे टू डे रिकॉर्ड होता है। उसकी डिफिनीशन बार बार बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यू हैव नोटेड इट, यू कैन नो वेरी। डे टू डे रिकॉर्ड, और यह पर्सनल चीजों के लिए होता है। इसका मकसद कहीं से नहीं होता कि हमें उसे कराना है। इसका मकसद ये नहीं होता कि वी हैव टू पब्लिश इट, नो नॉट एट ऑल, वो पब्लिशिंग के पर्पज से नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट जो, या फॉर सेल्फ रीडिंग के लिए है और डे टू डे रिकॉर्ड। दूसरा चीज आपसे मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सा डायरिस्ट है जिसने अपनी डायरी में लंदन फायर का जिक्र किया है? यस, सैमुअल पेपिस। सैमुअल पेपिस ने लंदन फायर का जिक्र किया। जो पीरियोडिकल एसेज आए हैं वो किस सेंचुरी में आए हैं? या 18 सेंचुरी में। 18 सेंचुरी को किसने एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा है? मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कहा है। 18 सेंचुरी के कुछ प्रोज राइटर का नाम बताइए। टेल मी द नेम ऑफ प्रोज राइटर्स हु बिलोंग टू 18 सेंचुरी। एक एक, बिल्कुल 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 सही है। रिचर्ड स्टील है, जोसेफ एडिसन है, जोनाथन स्विफ्ट है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो वी कम टू नो कि ये सब के सब क्या थे, कि बहुत बड़े एसेज थे जिन्होंने पीरियोडिकल एसेज लिखा है, जिनके एसेज आपने पढ़ा भी है। या प्लीज म्यूट, नीलम मैडम, नीलम मैडम प्लीज म्यूट। यू हैव रेड सम ब्यूटीफुल एसेज ऑफ दीज राइटर्स, जिसमें रिचर्ड स्टील का द स्पेक्टेटर क्लब है, जोसेफ एडिशन का सर रॉजर एट चर्च है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का लेटर टू चेस्टरफील्ड है, लेटर टू चेस्टरफील्ड है, और जोनाथन स्विफ्ट का ब्रूम स्टिक के नाम से एक ऐसे था। तो यू कम टू नो, और इस समय जो है बहुत सारे जर्नल्स आए हुए हैं। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ सम जर्नल? या द टैटलर, द स्पेक्टेटर, द आइडलर, द रैमलर, ऑल these are the four well known essays. Yeah, four well known essays. Again I would like to repeat, I know you all are getting it, और केवल मेरा मकसद ये है कि एक बार उस चीज को और रिवीजन करा दिया जाए। द आइडलर, द रैम्बलर, द स्पेक्टेटर, द टैटलर। जो द स्पेक्टेटर रहा है और जो टैटलर रहा है, ये दोनों रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिशन का रहा है। द आइडलर और द रैम्बलर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का रहा। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी? या अंग्रेजी की पहली डिक्शनरी कब आई है? दैट्स गुड। 1755 में इंग्लिश की पहली डिक्शनरी आई। किसने क्रिटिकल एसे लिखा है, प्रीफेस टू शेक्सपियर? या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा प्रीफेस? प्रीफेस टू शेक्सपियर वाज रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन।
Now let me know one more thing. And what is that? कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने बहुत सारे काम किए हैं और उसके अलावा कल ही मैंने बताया था कि फोर व्हील्स ऑफ द नावल का ज़माना उसके बाद आता है। लेकिन रोमांटिक एज में कुछ क्रिटिकल एसेज आए हैं। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड किसका वर्क है? आई एम जस्ट आस्किंग कि उसमें जो प्रीफेस है उसको किसने ऐड किया है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। कब कब ऐड किया गया? 18। तो या प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड 1800 में आया है और यह किसका वर्क है? विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है। जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड है उसमें वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन को लेके बात करते हैं। उसमें वर्ड्सवर्थ जो है आपका रस्टिक लैंग्वेज, रस्टिक पीपल को लेके बात करते हैं। इसके अलावा एसटी कॉलरिज का एक किताब है बायोग्राफिया लिटरेरिया, वो कब आई? 1817 में। बायोग्राफिया लिटरेरिया में उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? दैट्स गुड, फैंसी एंड इमेजिनेशन। उन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन की बात कही है। फैंसी के लिए उन्होंने कहा फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज, इमेजिनेशन के लिए इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स, ये बातें बताई गई थी उसके। या प्लीज म्यूट आफ्टर गिविंग योर आंसर, प्लीज म्यूट। नाउ यू विल कम टू नो कॉलरिज के अलावा, इनके अलावा रोमांटिक एज भी एक बड़े एसेइस्ट थे जिनका नाम चार्ल्स लैम्ब है। उनको जो है रोमांटिक एसेइस्ट कहा जाता है। उन्होंने जो है एसेज ऑफ इलिया नाम से लिखा है और वो इम्पर्सनल एसेज लिखते थे, नॉट इम्पर्सनल, बल्कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है? इनफॉर्मल एसेज। और जो इनफॉर्मल इनफॉर्मल एसेज जो होता है उसमें पर्सनालिटी, सब्जेक्टिविटी होती है और वो अपनी लाइफ या अपने मिलने जुलने वाले लोगों की चीजों को शेयर करते हैं। और इंटीमेसी बिटवीन द रीडर एंड द राइटर वी सी बिटवीन द इंटीमेसी बिटवीन द रीडर एंड द राइटर। नाउ कैन यू टेल मी उनका एक मास्टर पीस रहा उसका क्या नाम? ड्रीम नहीं, ड्रीम चिल्ड्रन इज ओनली एन एसे। आई एम सेइंग कि एक उनका मास्टर पीस। नो, नो, या एसेज ऑफ इलियड, एसेज ऑफ इलियड, प्रिंस एमंग एसेइस्ट। उनका जो मास्टर पीस है वह एसेज ऑफ इलिया है। और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर अनडाउटली उनका ज्वाइंट वर्क था उनकी सिस्टर के साथ। वो सब चीजें रही और कॉलेज उनके बोजम फ्रेंड थे। उन्हीं के समय एक और एसेइस्ट थे जिन्होंने लिटरेचर को दो हिस्सों में बांटा है, लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर। वो कौन थे? या दैट्स गुड, थॉमस डी क्विंसी। दैट्स गुड, दैट्स गुड। थॉमस डी क्विंसी ने लिटरेचर को दो हिस्सों में बांटा, लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर। आफ्टर इट यू विल कम टू नो कि आप इसके बाद सीधे कहाँ पे पहुंचते हैं? विक्टोरियन एज में। और उस विक्टोरियन एज में आप देखेंगे एक वर्क आया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने। कब आई है? 1859। 1859। मैथ्यू अर्नल्ड के कुछ वर्क को आप बता सकते हैं जो प्रोज वर्क में आता हो? ये तीन वर्क जो है सोनाली मैडम ने बताया है जो सिग्निफिकेंट है। एसेज इन क्रिटिसिज्म, कल्चर एंड एनार्की, द स्टडी ऑफ पोइट्री, ये हम सबको पता है। या इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि उन्हीं के समय में कुछ और स्टेज रहे हैं जिनमें से एक जॉन रस्किन। और जॉन रस्किन के कुछ एसेज का नाम आप बता सकते हैं? अनटू दिस लास्ट, मॉडर्न पेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर मॉडर्न। या और आफ्टर जॉन रस्किन व्हिच अदर एसेज यू फाइंड?
एपोलॉजिया, उनका ऑटोबायोग्राफी रहा, उनका स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी रहा। चलिए, जब ऑटोबायोग्राफी की बात पूछी जा रही थी, यहीं से एक शब्द मैं पूछता हूँ, हेजियोग्राफी क्या है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स, always use the word Christian saints, the life history of Christians. Yeah, that is the hagiography. नाउ अब आप थोड़ा सा मॉडर्न एज में आइएगा। मॉडर्न एज में मैंने कई नाम बताया था, आपको कुछ पता भी है। टी एस एलियट के 3 क्रिटिकल एसे का नाम बताइए। यस, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट 1917 में, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1919 में, मेटाफिजिकल पोएट्स 1921। उसके बाद जो है, जो दूसरा हिस्सा आता है, वो है उनका क्रिटिकल वर्क। 2 किताबों का नाम बताइए। क्रिटिसिज्म, द सैक्रेड वुड, यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम से किताब 1904 ईस्वी में किसने लिखा है? दैट्स कई बार पूछा जा चुका, कई बार। ओरिएंटलिज्म नाम से किताब किसने लिखा? नो, ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सईद ने लिखा है। हाफ ग्रामेटोलॉजी किसने लिखा? हाफ ग्रामेटोलॉजी जैक्स देरेदा ने लिखा है। यस। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किताब किसने लिखा है? आई ए रिचर्ड्स ने लिखा। यस, आई ए रिचर्ड्स ने लिखा है। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसने लिखा है? साइंस एंड पोइट्री किसने लिखा है? सेवन एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल किसने लिखा है? एम फॉस्टर ने लिखा है। द ग्रेट ट्रेडिशन किसने लिखा है? एफ आर लेविस ने। न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री किसने लिखा? या और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज द रिचर्ड ऑफ द अर्थ किसने लिखा है? फ्रांस फेनन ने लिखा। द रिचर्ड ऑफ द अर्थ फ्रांस फेनन ने लिखा। या तो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट मॉडर्न एसेज, और उसमें जो है उस सब के बारे में, चूंकि मॉडर्न एज में ज्यादातर क्रिटिकल वर्क्स ही बहुत फेमस रहे। देर आर सो मेनी अदर वर्क, लेकिन आपके ये जितना था उतना जो है किया गया। तो इन टूडेज क्लास वी हैव गॉन विद अंडरस्टैंडिंग प्रोज। अब ये डिफिनीशन बताने की जरूरत नहीं कि बायोग्राफी क्या है, ऑटोबायोग्राफी क्या, वही 50 बार कहानी जो है वो किया गया है। तो इन दिस क्लास वी डिड नथिंग एट ऑल, वी हैव गॉन विद अंडरस्टैंडिंग प्रोज, एंड फॉर टुमारो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। ये अगर किसी को कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं होगी, नाउ आई एम कंक्लूडिंग विदाउट टेकिंग एनी क्वेश्चन।